नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। दोस्तों, किरदार जिंदगी का आज बहुत महत्वपूर्ण पायदान है क्योंकि हम 94 एपिसोड लेकर आप सभी से रूबरू हैं, आप सभी के सामने उपस्थित हैं। एक लंबा अरसा हमने बिताया है और उस लंबे अरसे में हमने बहुत बेहतरीन किरदारों को आप सभी से मिलवाया है। आज भी अपना वादा पूरा करते हुए एक बेहतरीन शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में। और कहते हैं कि हौसला अगर है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक हौसले की कहानी लेकर आई हूँ, उन्हीं की जुबानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। महिला कुछ भी कर सकती है, जो चाहे वो पा सकती है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर ऊर्जा है। और नारी नारायण की बहुत जो एक शक्ति है उसको समाहित करके अपने व्यक्तित्व में आगे बढ़ती है। नारायणी है नारी, नारायण का अंश है नारी के अंदर, शिव का अंश है नारी के अंदर। और नारी जब जो चाहे वो पा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। वो सृजन भी कर सकती है, क्रोधित होने पर वो विनाश भी कर सकती है। आज एक ऐसी नारी को लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित है, बहुत सारे सम्मान से सम्मानित है। ये वो महिला है जो जयपुर राजस्थान की पहली यानी कि प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर है। उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे, उनके संघर्षों की गाथा, उनकी तकलीफें। एक पुरुष प्रधान समाज में जब महिला अपनी पहुंच रखने की कोशिश करती है, अपने लिए जगह बनाती है, कितना कुछ उनके साथ घटित होता है, कितनी परेशानियां, कितनी पीड़ा या उनके जीवन के तमाम संघर्ष। आइए उस संघर्ष की बात हम करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ स्टूडियो में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आदर से हेमलता कुशवाहा जी को, जो कि प्रथम महिला ऑटो चालक हैं जयपुर राजस्थान की। बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित उनको स्टूडियो में हम लेकर आते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो भवई नृत्यांगना भी हैं। भवई एक राजस्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है जिसमें बहुत सारे घड़े सर पे रख के नृत्य किया जाता है। वो भवई डांसर भी हैं। तो आइए चलिए हेमलता जी का स्वागत करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका हेमलता जी। महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, अपनी उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश और अपने संघर्षों को हमसे बताने के लिए एक मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा आपने हमें वक़्त दिया। उस वक़्त के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हेमलता देव की तरफ से एक आईडी आई है, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, धीरे-धीरे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमलता, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम जो किरदार होते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके। तो मैं चाहूँगी कि हम कार्यक्रम की शुरुआत अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसी क्षेत्र से करें। तो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को अपने परिवार के बारे में आप बताएँ। स्वागत है। नमस्कार सभी का। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। यही मेरा एक छोटा सा परिवार है। ये बहुत सुंदर परिवार की परिभाषा आपने दी है। और परिवार बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, वो सब भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर बताएं। मेरा जन्म आगरा का है
और मेरी शिक्षा-दीक्षा आगरा से 3 किलोमीटर टूंडला पड़ता है कस्बा, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई है। और सन 2000 में हम अपना गाँव छोड़ के जयपुर आ गए थे, मेरे पिताजी। तब से हम जयपुर में ही रह रहे हैं और उसके बाद हम कभी हमारे गाँव गए नहीं। बढ़िया। तो हेमलता, जैसा कि आपको प्रथम महिला ऑटो चालक का अ, खिताब मिला हुआ है, बहुत सारी संस्थाओं से, सरकार की ओर से भी आपको बहुत प्रोत्साहित किया गया, बहुत सारे अवार्ड आपको इस क्षेत्र में मिले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि ऑटो चालक बनने का जो एक बनने की एक सोच होती है, और क्या ज़रूरत थी? क्या लगा आपको कि आपको इसी क्षेत्र में आना है? क्या कारण थे? वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ऑटो की लाइन में आने का मेन कारण सिर्फ़ मेरा बेटा था। सन 2012 में मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था। तो मैं मेरे बच्चे को लेके बहुत भटकी कि कहीं जॉब मिल जाए, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। मैंने कथक से बीए कर रखा है, लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई काम नहीं मिला। और मैं फ़ोक डांस आर्टिस्ट हूँ, ऑल इंडिया मैंने स्टेज शो कर रखे थे, लेकिन बच्चे के साथ कोई प्रोग्राम में भी नहीं बुलाता था। और बहुत जगह मैंने कोशिश की, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, तो मैं मेरे बच्चे को लेके रेलवे स्टेशन के पास एक हसनपुरा नाम की पुलिया है, वहाँ पे मैं सुसाइड करने गई थी, अपने 1.5 साल के बच्चे को लेके। क्योंकि एक लड़की खुशी-खुशी पियर जाती है तो सभी गले हाथ फैला के गले लगाते हैं, लेकिन इस दुःख तकलीफ में जाती है तो कोई भी प्यार नहीं करता है। तो मुझे भी मेरे परिवार ने गले नहीं लगाया था। मेरे हस्बैंड रेंट पे रहते थे, तो वो मुझे छोड़ के मेरे बच्चे के साथ अपनी माँ के पास चले गए। मैं रेंट के घर में ही रहती थी। मुझे मेरे परिवार ने गले नहीं लगाया था कि नहीं बेटी कोई बात नहीं, ये घर तेरा है। मैं किराए के मकान में रहकर ही अपने बच्चे को सँभाल रही थी। जब सब जगह से हताशा हाथ लगी तो मैं सुसाइड करने गई। फिर मेरी गोद में मैंने बच्चे को देख के सोचा कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बच्चे को क्यों मिली? तो मैंने सोचा नहीं, सारी दुनिया मेहनत कर रही है, मैं भी मेहनत करूँगी। तो फिर मैंने घर आके मैंने कहा पापा भैया 10 बजे तक सो के उठते हैं, 10 बजे ऑटो लेके जाते हैं, तो मैं 10 बजे तक उनका ऑटो चला लूँ क्या? तो पापा ने कहा चला ले, तेरे पास तो लाइसेंस भी है। तो उन्होंने परमिशन दी, तो मैं सुबह 4 बजे उठती, क्योंकि स्टेशन पे सुबह 4 बजे अच्छी ट्रेनें आती हैं, मतलब दूर की ट्रेनें आती हैं तो वहाँ अच्छी सवारी मिल जाती है। तो मैं 4 बजे से 10 बजे तक ऑटो चलाती और जो भी 500-600 रुपए होते वो मैं ले जाके पापा को दे देती, ताकि वो भी खुश और मेरा वहाँ रहने का सहारा भी हो जाए। तो इस वजह से पापा को लगा नहीं, मेरा बेटा बेटे की तरह कमा रहा है, तो फिर उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरे बेटे का ध्यान रखने लगे। ऐसे मैं मेरा ऑटो की मैंने शुरुआत की। बहुत मुश्किल होता है पुष्पलता, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि परिस्थितियाँ जो होती हैं हम महिलाओं के लिए ख़ासकर बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बड़े दुःख की बात है कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया था आत्महत्या का, लेकिन वो आत्महत्या आपने की नहीं, और आज आपके जीवन, आपकी गुड़िया आपके साथ है। हेमलता जी की बेटी, जिनकी वजह से इन्होंने सुसाइड करने का जो इनका इरादा था उसको छोड़ा, क्योंकि इनके मन में वो प्यार था। और देखिए, मुझे लगता है कि आपको ईश्वर ने जहाँ भेजना है, वो आपको ज़रूर भेजेंगे। ईश्वर चाहते थे कि आपका इंटरव्यू हो, ईश्वर चाहते थे कि आप पहली महिला ऑटो चालक बने, ईश्वर चाहते थे आपको इतने सारे अवार्ड मिले। शायद यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में आई, जिससे कहते हैं ना कि सोना तप कर कुंदन बनता है, तो वो कुंदन आप बन चुकी हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं। पटल की संयोजिका आदरणीय
सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ी हुई हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय पर हम एक महत्वपूर्ण शख्स से बातचीत कर रहे हैं। एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। गुलशन ग्रोवर जी ने लिखा है कि कोरोना काल में इन्होंने आपकी कहानी पढ़ी है। जी हाँ, उन्हीं शख्सियत से आज आपको रूबरू करा रही हूँ, जो कोरोना काल में टीवी पर और जो अखबार वगैरह है उन पर सुर्खियों में थी। बहुत मुश्किल हुआ होगा कोरोना की जो त्रासदी आई जब कोविड-19 था, उस समय भयावह स्थिति थी और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। कितना मुश्किल हुआ आपके लिए इन सब चीज़ों से निकलना? मैडम, जब कोरोना आया था उस वक़्त मैंने 1900 2019 में मैंने शादी की थी और 3 महीने बाद ही कोरोना लग गया था। और फिर 2020 में मैं प्रेग्नेंट थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाल रखे थे कि प्रेगनेंसी में मेरे काम आएँगे। वो हैकर्स ने हैक कर लिए मेरे दोनों अकाउंट, और मेरे दोनों अकाउंट से 17 ओटीपी आए और वो पैसा चला गया। मेरी बेटी होने के 10 दिन पहले मेरे पास 1 रुपया नहीं। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि कोई मेरी 500 रुपए की हेल्प कर दो। मेरी डिलीवरी में मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सबसे हेल्प की। मुझे फेसबुक पे भी सब जानते हैं, जयपुर में भी सब जानते हैं। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की मैम, किसी ने मेरी 500 की हेल्प नहीं की। बोल रही बहाना कर रही है। यहाँ तक कि उस वक्त मैंने 2 फिल्म में काम किया था और एज ए आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम के भी पैसे निकलते थे। उस वक्त मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। लेबर पेन में मेरे हस्बैंड को ऑटो चलाना नहीं आता, मेरे पास ऑटो था तो लेबर पेन में मैं खुद ही ऑटो चला के गई और बहुत मुश्किलें आई। मेरे हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं मेरे पास। और जब मेरी बच्ची हुई, 1 दिन की बच्ची को लेके मैं ऑटो चला के ही घर आई थी। मेरे हस्बैंड बच्ची को लेके बैठे थे पीछे और मैं ऑटो चला के ही घर आई थी। बहुत सताया था इस कोरोना ने। बहुत सताया कोरोना ने, लेकिन आपने अपने हौसले को नहीं छोड़ा, आपने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और यही कारण है कि आज आप यहाँ बैठी हैं और भी तमाम न्यूज़ चैनल में आपका इंटरव्यू हो चुका है। तो अ, इतनी त्रासदी के बाद आज आज जो लाइफ़ आप जी रही हैं, आज जिस लाइफ़ को आप जी रही हैं, वो कैसी लग रही है आपको? पीछे जब आप जाती हैं। पीछे तो बहुत मुश्किलें थी और फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अम, अपने कर्म होते हैं जो लौट के आते हैं। तो वो शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ऐसी भगवान ने परिस्थिति कर दी कि फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे कोरोना में सबका ही काम बंद हो गया था। मेरे हस्बैंड का भी काम बंद था और जो उन्होंने जोड़ रखे थे पैसे, वो भी हैकर्स ने मोबाइल हैंग कर लिया और पैसे चुरा लिए। लेकिन मेरा भगवान पे भरोसा था। हर परिस्थिति में भगवान मेरा हाथ थामे रहा और कोई भी नेगेटिव विचार मेरे माइंड में नहीं आए। आज भी ऑटो चलाती हूँ मैं, क्योंकि जब मेरी बच्ची 5 दिन की थी, तब हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ऑटो लेके निकलना ही पड़ा। और मेरी एक माँ है, पूनम खंगारोत, मैंने उनको भी मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेंजर यूज़ नहीं करती, तो उनको 5 दिन बाद पता चला। तो उनको भी कोरोना हुआ था, तो उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया कि बेटा अभी मैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको मैं हेल्प भेजूंगी जैसी भी। लेकिन आप अभी अपने पेट के बारे में सोचो। आप
पेट भरने के बारे में सोचो कि आपको जो कोई कुछ दे आप ले लो, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है कब। अभी सिर्फ अपने पेट की सोचो, बच्चे की सोचो। तो मैम उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और सिर्फ बच्चे होने के 21 दिन बाद मुझे प्रोग्राम दिलाया, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो माँ ने मुझे 21 दिन बाद प्रोग्राम दिलाया और फिर मैंने 21 दिन बाद प्रोग्राम किया। और क्योंकि पैसों की ज़रूरत बहुत होती है तो मैम ने मुझे 2 प्रोग्राम दिलाए 10-10 हज़ार रुपए के। उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि एक माँ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ अनाज से कुछ नहीं होता है। तो मेरी माँ ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जो मेरी रियल माँ है वो मुझे प्रेगनेंसी के 1 दिन पहले छोड़ 1 महीने पहले छोड़ के चली गई थी और मेरी डिलीवरी के 3 महीने बाद लौट के आई थी। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा था कि मेरे साथ हॉस्पिटल में कोई भी लेडीज नहीं थी मेरे साथ, और जेंट्स को कोई घुसने नहीं देता। कैसे-कैसे उन परिस्थितियों में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अ, कैसे-कैसे हालातों का सामना किया था। लेकिन उन परिस्थिति के बाद मेरे घर में एक बिटिया रानी ने जन्म लिया। उसके आने के बाद मेरे घर में सब ठीक है, बहुत कुशल-मंगल है। जब मैंने ऑटो शुरू किया था, तब मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे साथ के ड्राइवर, इस वक़्त जयपुर में 50,000 ऑटो ड्राइवर हैं। 50,000 ऑटो ड्राइवर पे मैं एक महिला इतनी भारी थी कि उन्होंने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया। या महिला होने के नाते अभद्र व्यवहार करना या मेरी गाड़ी में तोड़-फोड़ करना, उन्होंने कभी मुझे चैन से ऑटो नहीं चलाने दिया। जब मैंने ऑटो चलाने के 1 साल बाद ऑटो में मैं बहुत पतली सी थी और जूड़ा बना के रखती थी और लड़के की जैसी लगती थी ड्रेस पहन के। तो ऐसे ही किसी सवारी ने पूछा, ये लड़की है या लड़की, लड़की है या लड़का? तो उन्होंने बोला कि नीचे हाथ डाल के चेक कर लो, पता चल जाएगा कि ये लड़की है या लड़की। तो मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बोलने की? आप अपने घर वालों से भी, अपनी बहनों से भी ऐसे बात करते हैं। तो इस बात से वो खिसिया गया और मेरे थप्पड़ मार दिया। और ऑटो के बीच में इतनी सी जगह होती है, वहां गिरा के मेरे साथ मारपीट की। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मेरा किसी ने रिपोर्ट भी नहीं लिख ली कागज पे, लेकिन दर्ज नहीं की। करीबन 5 दिन बाद जब किसी पत्रकार को पता चला, उनको बताया, तब जाके मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। अपनी जो प्रशासन है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक महिला किसी फील्ड में आ रही है तो उसका हिम्मत बढ़ाए। हर जगह बस मुश्किलें ही मुश्किलें थी। आज भी अगर मैं ऑटो लेके निकलती हूँ तो वो खुश नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट्स कर देंगे या कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अजीब लगता है कि महिला मार्केट में काम पे निकल ही नहीं सकती है। या तो सरकार ऐसे कुछ कानून बनाए कि महिलाएं भी, उनको महिला को ये सोचना, चलो कोई बात नहीं भौंक रहे हैं, पर क्यों भौंके? क्या हमको ये अधिकार नहीं है कि सरकार अगर कुछ कोई हमारे ऊपर अभद्र व्यवहार कर रहा है तो ऐसा कोई कानून हो? क्योंकि नहीं, नहीं, महिलाओं को कानून ही तो कटघरे कानून में। बिल्कुल, कानून तो पूरा है, कानून है और कानून की पूरी व्यवस्था है। बस ये है कि हमें भी उस कानून के बारे में, कानून की तमाम धाराओं के बारे में पता होना मैम चाहिए। पर हमको 5 दिन हमको 5 दिन क्यों वेट करना पड़े? दुर्भाग्य की बात है, इस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ा और आगे किसी को भी ये सामना ना करना पड़े। ये तमाम बातें दूर तक जाएँगी क्योंकि कार्यक्रम लोग शेयर करेंगे और जो बातें हैं वो ज़रूर सामने आनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी आप अभी तक स्टैंड हैं, आपने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लगातार आप काम कर रही हैं। पुष्पलता जी ने एक संदेश आपके लिए भेजा, एक प्रश्न है उनके लिए।
क्या आपका परिवार आपके साथ है आपके इस निर्णय में? जी, मेरे हस्बैंड जो मैंने दूसरी शादी की है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी इस वजह से की है कि मैं राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हूँ। क्या क्योंकि बात! मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने बहुत सब दर्शकों सोच को मैं समझ के। बताना चाहती हूँ कि इनके जो पतिदेव हैं वो एक ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य होने के नाते आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ वो समाज के लिए करते होंगे। लोगों की कुंडली देखना, लोगों के भविष्य के बारे में बताना और उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य हेमलता जी के पास सीमित हो जाएगा। जी, बताएँ। बहुत सपोर्ट हेमलता जी, करते हैं मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर भी खरीद के दिया है, मेरे पास अब एक गाड़ी भी हो गई है और साथ में मेरा ऑटो भी है, क्योंकि वक़्त का कोई पता नहीं है, कब ऑटो की ज़रूरत पड़ जाए। और मेरे हस्बैंड भी मेरे ऑटो से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे जो नाम मिला है, जो सम्मान मिला है, ऑटो की वजह से मिला है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इस ऑटो के बीच में 2 गाड़ी खड़ी होंगी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, तो भी मैं इस ऑटो को नहीं बेचूँगा। ये हमारी शान है। वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने ऑटो चलाना बंद कर दिया है, फिलहाल? हाँ, मैं फॉरेनर्स को ही साइट सीइंग कराती हूँ, मैं लोकल नहीं चलती हूँ। अच्छा। जो मेरे क्लाइंट बाहर से आते हैं, मैं उनको साइट सीइंग कराती हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों से एक बंधी हुई इनकम मिल जाती है और वो उनको जब पता चलता है कि महिला ऑटो चला रही है, तो वो ऐसे झिक-झिक नहीं करते हैं। उनसे मैं बोलती हूँ मुझे 1,500 रुपए चाहिए पूरे दिन के, तो वो मना नहीं करते हैं और खुश होके और 2,000 दे के जाते हैं। तो मेरे लिए वो ठीक है। और सब अब तो 10 साल से मुझे सारे होटल वाले जानते हैं, उनको भी महिला के साथ महिला अंग्रेज़ को भेजने में ज़्यादा ठीक रहता है। तो वो मुझे फ़ोन कर देते हैं, तो मैं सिर्फ़ फ़ॉरेनर्स को साइट सीइंग ही कराती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है और निसंदेह जो आपसे मिलना चाहे वो जयपुर जाए ज़रूर, आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारे अवार्ड आपको मिले। जब पहला अवार्ड आपको मिला तब आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक ऑटो ड्राइवर को भी इस तरह का पुरस्कार मिल सकता है। तो उस समय क्या महसूस कर रही थीं आप? कैसा लग रहा था? और आपके परिवार का मैम, क्या रिएक्शन था? जब मैं ऑटो चलाती थी, तब मेरे पास सिर्फ़ कीपैड का फ़ोन होता था। मेरे पास तब एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था। तो ऐसे ही एक साथी ड्राइवर मोबाइल देख रहा था, तो उसने गूगल पे आ गया कि हेमलता ऑटो ड्राइवर की, राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हेमलता कुशवाहा। तो मैंने कहा क्या बात है, मेरा नाम गूगल पे आ रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर जब पहली बार जब मेरा इंटरव्यू आया और वो भी गूगल पे, क्योंकि वो गूगल पे डालते हैं तो वो आ जाता है। सब लोग इतना शेयर करते हैं पहली महिला ऑटो ड्राइवर को। तो सबने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तो बस एक अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, कि मेहनत से मेरे बच्चे को पालूँगी, अच्छे संस्कार दूँगी। मैंने तो इसलिए ऑटो शुरू किया था और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ऑटो चलाने की पहचान इतनी बड़ी बन जाएगी कि मैं राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बन जाऊँगी। तो जब वो पहला इंटरव्यू आया तो सब पूरे जयपुर में सबको पता चला और सब जो फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको सम्मानित करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता, तो सब आके मुझसे कहते कि आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ इंटरव्यू है, ये अवार्ड शो है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैम, धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान मेरी माँ का था, पूनम खंगारोतवा का। वो मुझे हमेशा मुझे हिम्मत देती। वो मेरी नहीं, पूरे जग की माँ है। सबको सबसे वो मिलती हैं तो इतना प्यारी फीलिंग आती है। वो मेरी स्टोरी सुन के रोने लगी थी। तो जब कोई रोता है माँ, तो इतनी अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि फिर तब से ही मेरी माँ मुझे हर अवार्ड में के लिए, जब भी कोई अवार्ड होता मेरी माँ मेरा नाम ज़रूर भेजती और वो मुझे दिल्ली भी लेके गई थी।
एक अवार्ड शो में जहाँ जया प्रदा आई थी। और हम हर महीने एक अवार्ड और एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ या अखबार की न्यूज़ हमेशा स्टार्टिंग में तो हर महीने ही आती थी। तो हमेशा ये प्रोग्राम होते ही रहते थे। तो आज मेरे यहाँ इतने अवार्ड हो गए हैं कि उनको रखने की भी जगह नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने एक दीवार पूरी ही मेरे अवार्डों के लिए बनवाई हुई है, काँच की। तो उसपे हम अवार्डों को सजाए हुए हैं, क्योंकि मेरी वही कमाई है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और पूनम जी का विशेष आभार, क्योंकि पूनम जी ने आपसे मिलवाया। और मुझे उम्मीद है पूनम जी हमारे साथ अभी कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ेंगी। पूनम खंगरौत जी हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा भी रह चुकी हैं, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे नाम सुझाए जो वाक़ई किरदार में आने के हकदार थे, और हमने उनको आमंत्रित भी किया। और पूनम जी कुछ ही क्षण में मुझे लगता है जुड़ेंगी हमारे इस कार्यक्रम से। तो चलिए हेमलता जी, और भी बातें आपसे करते हैं हम। अ, बच्चों का कितना सही, आपका बेटा काफ़ी बड़ा है अभी, बिटिया छोटी है आपकी। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मम्मा ऑटो चलाती है, मम्मा अच्छी हैं, या मम्मा को इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है आपके लिए? बेटी तो अभी छोटी है, क्योंकि बेटी मेरी सेकंड मैरिज से है और अभी उसको इतनी नॉलेज नहीं है। बट मेरे बेटे ने तो छोटी उम्र से ही ये सब देखा है। उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके स्कूल में, उसके ट्यूशन में सब उसको समझाते हैं कि देख तेरी माँ कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रही है। तो अ, सब पॉजिटिव वाइब्स उसको देते हैं, तो उसको भी खुशी होती है और वो देखता है कि मेरी माँ ने सिर्फ उसके लिए कितनी मेहनत की है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। देखिए, इसे टेलीपैथी कहते हैं। अभी-अभी मैंने पूनम जी का नाम लिया, और पूनम कंगरौत जी हमारे साथ जुड़ भी गई ओ हैं। मेरी बहुत-बहुत माँ। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और बहुत-बहुत माँ ऐसे शुक्रिया ही अदा करती हूँ आशीर्वाद इतने बनाए बेहतरीन रखना किरदार से माँ। मिलवाने के लिए। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है माँ। बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, शुक्रिया पुनः। हेमलता जी, जब आपके बुरे वक़्त में आपका कोई साथ दे, चाहे बेशक वो पैसे से ना हो, अपने सहयोग से हो, अपनी भावनाओं से हो, संवेदनाओं से हो, अ, पैसे से भी बहुत लोग हैं जो हेल्प करते हैं। और तमाम दर्शकों, श्रोताओं से एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि कार्यक्रम को आप सभी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और एक बेहतरीन महिला से उनका परिचय हो पाए। भवई डांसर आप हैं, उस ओर भी हम जाएँगे। भवई क्या है? भवई के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। फिर जो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। पहले आप भवई के बारे में बताएँ। हवई राजस्थान का लोक नृत्य है, की नृत्यांगना अपने सर पे 11 घड़ी बैलेंस करके नृत्य करती है। कीलों पे, तलवारों पे, परात पे, कांच पे। तो ये वही राजस्थान का है। तो इसकी शुरुआत मैंने 2007 में की थी, शादी से भी पहले की। तो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, वो भवई करते थे। तो मुझे देख देख के मन में जागी कि मुझे भी ये नृत्य करना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भवई सीखना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये नृत्य आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सारा वजन पेट पे पड़ता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। बट मुझ में जुनून था, और कैसे भी मैं मेरे गुरु के चरणों में रहना चाहती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे अपने साथ में आपसे नृत्य सीखना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा। मुझे भवई की अ, कथक की निःशुल्क शिक्षा दी उन्होंने मुझे। उनके यहाँ डांस क्लास लगती हैं और वो बहुत बड़े अ, भवई लोक नृत्य सम्राट हैं, और उनकी क्लासेस भी बहुत महंगी होती हैं। बट उन्होंने मेरे हालात देख के मुझे निःशुल्क शिक्षा दी, मेरी लगन को देख के। प्लस मुझे एग्जाम भी दिलाए, वो भी अपनी तरफ से फीस भर के, क्योंकि उनको पता था कि ये मेहनत करने वाली लड़की है।
और इसके हालात ठीक नहीं है, तो मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं आज उनकी वजह से प्रोग्राम कर रही हूँ और अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकी। कहीं न कहीं उनका भी और मेरे बहुत से गुरु हैं जिन्होंने मुझे हर जगह आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं मेरे प्रोग्राम करके पैसे कमाए और अपने बच्चे को अच्छे से पाल पाई। बिल्कुल सही कह रही हैं हेमलता जी, और जो वीडियो मेरे पास इस वक़्त है, मैं चाहूँगी ये हेमलता जी की छोटी-सी गुड़िया है और मैं वो दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। एक और वीडियो मेरे पास है, वो मैं दिखाना चाहूँगी। जो फूल बड़ी है गया, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। इनको बहुत पसंद आ रहा है हमारे राजस्थान का फोक डांस, हमारा कल्चर आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। ये राजू भाई के प्यार की बदौलत आप सभी को देखने को मिला। जोरदार तालियां। छोटे छोटे बच्चों की तरफ से बहुत सारा इनाम। आगे ना थोड़ा आगे आगे। क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो नृत्य है इसमें कितना वज़न होता है आपके सिर के ऊपर? मैम होता है 10 से 15 किलो वज़न होता है और इसका 10 जो होता है बैग है उसमें 75 किलो होता है। और ये सँभालना पड़ता है। हाँ, मैं ज़्यादातर प्रोग्राम दिल्ली मेरे भैया हैं बंटी तिलकधारी, उनके यहाँ प्रोग्राम करने जाती थी। वो जयपुर से दिल्ली जाती थी और वो दिल्ली से ऑल इंडिया जाते थे। तो अच्छा, वो 25 किलो वज़न लेके मैं दिल्ली जाती थी ट्रेन से अकेली और कभी ट्रेन 6 प्लेटफ़ॉर्म नंबर पे उतार देती थी, तो बैग उठा के पटरी के किनारे रखा, पटरी के नीचे उतरी, फिर उस तरफ लेके गई हाथों से वज़न उठा के, ऐसे बहुत स्ट्रगल किया है। क्योंकि इतने वज़न को लेके मैं प्लेटफ़ॉर्म चढ़ के पार नहीं कर सकती थी। तो कभी सर पे रख के क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कुली करके जाऊँ। बिल्कुल। बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत अच्छा है। दुर्गा नागले जी ने लिखा है वाह वाह, और बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है वाह, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं आप। और डॉक्टर पुष्पलता तलेजा जी ने लिखा है बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप। और पूनम जी ने लिखा है कि 1 महीने की बिटिया के साथ परफ़ॉर्म किया था भवई नृत्य में हेमा बेटी। तो ये सारे हैं। और सलाम है आपको, गुलशन ग्रोवर जी ने लिखा है। सभी कोई अद्भुत लिख रहा है, कोई कुछ, मतलब इतने सारे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं। और ये जो भवई नृत्य है उसमें अभी हमने देखा कि आप कीलों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो कील चुभ नहीं रहे थे आपके पैर में? मैम चुभते हैं, सन 2007 से बस इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक सीख रही हूँ, मेरे गुरुजी की कृपा से। जहाँ भी मुझे मिलता है मैं आज तक ही सीख रही हूँ तो और कभी कर ऐसा हुआ सकी। है कि भवई नृत्य करते वक़्त पैरों में कील चुभ गई हो? हाँ मैम पंजाब में ज़्यादातर रोड शो होते हैं कि झांकी निकलती है तो हर चौराहे पे मतलब रोक के और नृत्य दिखाना होता है। तो मैं बंटी भैया के साथ पंजाब वगैरह जाती थी तो वहाँ मतलब स्टेज होता है तो स्टेज तो ठीक रहता है कि सारा एक सा है।
लेकिन रोड पे काँच के ऊपर मैं चढ़ी तो वो काँच मेरे पाँव में घुस गया था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। तो कीलों का तो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ़ हमको ऐसे ही रखना होता है, लेकिन काँच का थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ मेरे पंजाब में काँच लग गया था बहुत गहरा। तो चलिए, बहुत केयरफुल होकर आप नृत्य कीजिए और हम सबकी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य है, उसको आप सहेजें इसी प्रकार और खूब सारे शोज़ आपको मिले ताकि आप सिर्फ़ जयपुर, राजस्थान में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आपका नाम हो और भवई नृत्यांगना के रूप में आप उभर कर और सामने आएँ। अ, कोई ऐसी बात इन दिनों जब से आपने ऑटो शुरू की और अब तक की जो कहीं न कहीं दिल को ठेस पहुँचाती हो या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस बात का ज़िक्र हमारे कार्यक्रम में करें। मैम, ज़िंदगी में जब से पैदा हुई हूँ तब से मुश्किलें तो आ ही रही हैं, और मुश्किलें तो सब कुछ होते हुए आज भी पीछा तो नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी तो मेरे पिछली शादी में ही रही थी, क्योंकि मैंने मेरी शादी को सँभालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने जहाँ मेरी शादी की मैं वहाँ शादी करके चली गई। मैं उस शादी को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ही छोड़ के चले गए, और उन्होंने मेरे होते हुए बिना डिवोर्स के ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुःख था कि मैंने मेरे हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया, प्यार भी करती थी और फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत करती थी, लेकिन फिर भी वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया, और वो भी मेरे एक 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के। क्योंकि एक मैं गलत हो सकती हूँ, मेरा बच्चा तो गलत नहीं हो सकता ना। वो बच्चा 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के गया, और आज तक उसने पलट कर नहीं देखा कि उसका बच्चा जी रहा है या मर रहा है, खुश है या नहीं है। इसके ये पापा बहुत अच्छे हैं, उससे भी ज़्यादा इसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उस वक़्त जो मुश्किलें थी, क्योंकि आदमी छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन लड़की के माथे पे लग जाता है कि ये छोड़ी हुई है। छोड़ के वो गया था, मैं नहीं गई थी। वो मर जाता तो मुझे सब्र हो जाता कि मर गया, लेकिन जिंदे का सब्र नहीं होता है। उसके जाने से मुझे दुनिया ने कितना सताया, वो मैं ही जानती हूँ। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी, मेरे लिए एक महिला होना इतना गुनाह था कि मेरे रिश्तेदार भी ये सोचते थे कि बस ये एक बार के लिए हमें बस मिल जाए। मैं भले ही मेरे बच्चे को बाप बन के पाल रही थी, लेकिन मुझे इस दुनिया ने नहीं जीने दिया था। वो तो चला गया, और दुनिया ये भी नहीं देखती थी कि ये मुश्किल अपने बच्चे को पाल रही है, मुश्किल से कोई गलत काम ना करके मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी एक बड़े से बड़ा आदमी भी आता था 5 स्टार होटल के लिए, वो मेरा ऑटो करता था, लेकिन फिर भी उसके गंदे दिमाग में कचरा ही भरा रहता था कि मैडम, सुबह से शाम तक आप 500 रुपए कमाते हो, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। तो तब बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मेंटेलिटी यहाँ होती है, अनपढ़ में नहीं होती है, आदमियों में होती है। बड़े से पढ़ा 5 स्टार में जा रहा है, पढ़ा लिखा ही बंदा होगा। ओला में मैंने ऑटो लगा रखा था, ओला यूज करने वाला, एंड्रॉइड रखने वाला पढ़ा लिखा ही होता है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये गंदगी भरी रहती है कि उनको सिर्फ औरत दिखती है, उनको माँ नहीं दिखती कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए इतने मेहनत का काम कर रही है। मैडम, ऑटो हर कोई महिला नहीं चलाती है। ऑटो का टायर की पंचर हो जाता है तो मैं ही टायर चेंज करती हूँ, तो उसमें उनकी वो मेहनत नहीं दिखती है, बस औरत दिखती है।
तो ऐसी मुश्किलें भी बहुत आई हैं। आप पानी पी लीजिए थोड़ा, हेमलता जी। और हमारे दर्शकों से, उन तमाम लोगों से जो इस तरह की मानसिकता वाले हैं, समाज को बेहतरी की दिशा में ले जाने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता जी, बहुत समय के बाद आपको देख पा रही हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी जो बेहतरीन कवि हैं, जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। निरुपमा शर्मा जी, मेरी प्रिय सखी, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए और मैं चाहती हूँ कि आप सब कार्यक्रम को शेयर करें। क्या कहना चाहेंगी आप उन तमाम लोगों को? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुनने के लिए आप आए और मुझे सुना, क्योंकि मन में बहुत दर्द होता है। अपनी बात किसी के सामने रखें तो मन बहुत हल्का हो जाता है, और जो खुशी मिलती है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत खराब लोग आए तो बहुत अच्छे लोग भी आए। जब मैं किसी सवारी को छोड़ने जाती थी, तो अगर कहीं के 100 रुपये हुए हैं तो मुझे खुशी से 200 रुपये दे के जाते थे कि नहीं मैडम, आज आप रात को ऑटो चला रही हो, मेहनत कर रही हो, तो किसी को भीख देने से अच्छा है आपको मेहनत का डबल पैसा दिया जाए। तो ऐसे लोग भी आए थे कि उनको ये था कि मैं अपनी कमाई करके और जल्दी अपने बच्चे के पास जाऊं, कि मैं उसको वक्त ज़्यादा दे पाऊं। तो ऐसे भी लोग थे जो मुझे बहुत हिम्मत देते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे। मुझे सवारियों का बहुत सपोर्ट मिला था, और वैसे राजस्थान की पुलिस का भी बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि उनको पता हेमलता जी, होता है कि एक कौन। वाकया वो भी है जब आप अपनी बेटी को डिक्की में बंद करके और तब आप ऑटो चलाती थीं। वो एक माँ के लिए कितना क्रूशियल पीरियड होगा, कितना मुश्किल दौर होगा, जब आप अपनी बच्ची को इस तरीके से रख के तब आप सवारी को लेकर उनके गंतव्य तक पहुँचा रही हैं और बच्चा रो भी रहा है, कई बार प्रॉब्लम भी होती होगी। कैसे करती थी? कितना मुश्किल था ये सब करना? मैम, मेरे भैया की जब शादी हो गई थी तो भैया भाभी अलग रहते थे, तो मेरे पिता का खर्चा मेरी माँ ही नौकरी करके उठाती थी। तो मेरी मम्मी सुबह 8 बजे निकल जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी, और पापा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बच्चे को संभाल पाए। तो मैं मेरे बच्चे को लेकर ही ऑटो चलाती थी, तो उसको डिग्गी में रख लेती थी। और फिर जो फॉरेनर्स होते थे उनको मैं साइट सीइंग कराने ले जाती थी। तो ठंडक होती थी, ठंडक तक तो सिटी पैलेस तक ही घुमा पाते थे। फिर सिटी पैलेस के बाद हम आमेर जाते थे, तो वहाँ तक बहुत धूप हो जाती थी। तो धूप हो जाती थी तो फॉरेनर्स तो ऊपर आमेर में चढ़ चढ़ जाते थे। जब वो लौट के आते थे तो बच्चा गर्मी से, भूख से तड़पता था। तो वो उनको फ़ील होता कि बच्चा रो रहा है, तो वो पूरी साइट सीइंग भी नहीं करते, और 1:30-2 बजे ही मुझे हमको बोलते कि वो बहुत थक गए हैं, अब उनको होटल जाना है। बट हाँ, पूरी मैंने साइट सीइंग नहीं कराई होती थी। आमेर के बाद उनको जयगढ़ और नाहरगढ़ भी ले जाना होता है, और मंकी टेम्पल है, वहाँ भी ले जाना होता है। 5 बजे तक उनका पूरा टाइम होता है, बट वो खुद बहाना बना के कि हम थक गए हैं और हमको होटल छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे को लेके घर जाइए। तो ऐसे फ़ील होता था कि नहीं, मैंने उनको पूरा तो काम नहीं कराया, और वो मुझे पूरा पैसा दे के जाते थे और उस बच्चे के लिए भी कुछ टिप दे के जाते थे। तो फिर मुझे ऐसे फ़ील होता था कि नहीं, हमने उनका पूरा काम नहीं किया और उन्होंने पैसे तो दे दिए। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। फिर मैंने मेरे पापा से बात की कि पापा, मैं आपको पैसे दे दूँगी, आप मेरे बच्चे को सँभाल लिया करो, मैं और किसी पे तो विश्वास नहीं कर सकती। तो फिर मैं मेरे पापा को
ज़्यादा इनकम होने लगी तो मैं ज़्यादा पैसे देने लग गई। तो फिर मेरे पापा मेरे बच्चे को सँभालने लग गए। तो वो वक़्त बहुत मुश्किल था कि ना रात देखती थी, क्योंकि मैंने फिर 1 साल बाद ऑटो ले लिया था खुद का, तो उसका लोन चुकाना था, तो मैं पूरी रात भी ऑटो चलाती थी, क्योंकि डर था कि ऑटो नहीं चुका तो ऑटो उठा ले जाते हैं और जो हमने पैसे दिए होते हैं वो नहीं रिटर्न करते, तो ये डर था। तो मैं नई ड्राइवर थी तो इतना जुनून था कि मैं सुबह 4 बजे आके ऑटो चलाती थी, फिर पूरे दिन साइट सीइंग कराती थी और फिर थोड़ी देर घर जाके आ जाती थी। फिर रात को 10 बजे की जो ट्रेनें आती हैं, डबल डेकर, राजधानी, इनसे अच्छी सवारी निकलती है, फॉरेनर्स भी निकलते हैं, तो फिर इन फॉरेनर्स को पकड़ती थी, फिर इनको होटल छोड़ के आती थी, जय पैलेस, बहुत सारे बड़े-बड़े होटल जहाँ वो बोलते थे, फिर उनको बनाती थी दूसरे दिन की घुमाने के लिए। तो ऐसे मुझे 11-12 बज जाते थे, फिर 11-12 बजे घर जाके फिर सुबह 4 बजे आती थी। ये रूटीन था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा ऑटो की लोन चुक जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो चुक गया ऑटो का लोन? ऑटो का लोन फिर मेरा 1 साल में ही चुक गया था, कि मेरी दिन-रात क्या की मेहनत थी और भगवान हर मुश्किल घड़ी में भी मेरा हाथ थामे रखा था, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो भगवान आपके सॉल्यूशन के साथ है साथ ही आती हेमलता। है। हेमलता जी, भगवान आपके साथ हैं, इसीलिए एक ज्योतिषाचार्य आपके जीवन में आए हैं, जो जी, अगर जी, जी। ज़रा सी भी ग्रह नक्षत्र इधर-उधर हो तो आपके पतिदेव सँभाल लेंगे। तमाम दर्शकों जी, को एक जी, बार जी, फिर जी। बताना चाहती हूँ कि हम जयपुर राजस्थान की प्रथम महिला ऑटो चालक से बातचीत कर रहे हैं, हेमलता कुशवाहा जी से। और अब वो भारद्वाज हो चुकी हैं, क्योंकि इनके जो पतिदेव हैं एस्ट्रोलॉजर हैं। तो एक समय बदलता है और बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आता है। तमाम सुधी श्रोताओं से पुनः निवेदन करती हूँ, कार्यक्रम को आप शेयर करें। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, समाज को, देश को, उन तमाम लोगों को जो कहीं न कहीं महिला को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? मैं सबसे पहले तो माता-पिता को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ड्राइविंग ज़रूर सिखाएँ, कि ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे वक़्त में ही काम आए, आपके अच्छे वक़्त में भी काम आएँगी। तो अपनी बच्चियों को ड्राइविंग ज़रूर सिखाएँ कि आप कभी बीमार पड़ जाओ तो आपकी बेटी आपको लेके हॉस्पिटल चली जाए और भविष्य में उसके काम आए। क्योंकि एक ड्राइविंग से महिला की मेंटालिटी चेंज होती है, उसका डर निकलता है और वो हर फैसले लेने के काबिल हो पाती है। क्योंकि महिला सिर्फ घूंघट में रहेगी, डरेगी, तो वो किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। एक ड्राइविंग ऐसा स्ट्रॉन्ग हॉबी है कि महिला को बहुत ज़्यादा बदल देता है। तो महिला को ड्राइविंग तो ज़रूर ही सिखाएँ, क्योंकि जब एक बार ब्रेक लगाते हैं तो डर आता है और फिर वो धीरे-धीरे वो डर खत्म हो जाता है। तो एक ये ड्राइविंग वाला ऐसा हॉबी है कि महिला बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आपकी बच्ची जो करना चाहती है, उसको वो हॉबी है, उसको उसमें आगे लेके जाएँ। उसके माथे पे थोपे नहीं कि नहीं बेटा आपको इंजीनियर बनना है या आपको साइंटिस्ट बनना है। आपकी बच्ची के जो शौक हैं, क्योंकि हर फील्ड में महिलाएँ आगे जा रही हैं। नृत्य में आप रोक-टोक लगाते हो, महिलाएँ नृत्य में कहाँ जा रही हैं। मैंने ड्राइविंग जब मेरी शुरू की थी, मैंने तो हेवी लाइसेंस बनवाया था कि जयपुर में सारी बसों में लेडी कंडक्टर ही कंडक्टर नज़र आ रही थी उस टाइम। तो मैंने कहा कि मुझे तो ड्राइविंग आती है, तो मैंने जाके हेवी लाइसेंस बनवाया कि कहीं न कहीं मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी। तो पर मेरा एक तो मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ और मैंने 3 बार बस की ड्राइविंग रोडवेज में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। पुलिस में भी मैंने कई बार ड्राइवर के लिए अप्लाई किया पर मेरा नंबर नहीं आया। तो मैं महिला समाज से भी कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। अगर महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ आप अनदेखा ना करें। आप अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ तो उठाएँ, चाहे महिला ही गलत है, पर आप महिला के खिलाफ महिला के लिए आवाज़ उठाएँ। भले ही आपको दिख रहा है लेकिन महिला के कानों में पड़ जाती है। कोई
पुरुष ने कुछ बोला होगा तो महिला के कानों में पड़ जाएगी, आपके कानों में नहीं पड़ी होगी। तो आपने उस सुना नहीं है तो आपको लगेगा कि महिला गलत है। बट महिला के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो प्लीज आप आवाज उठाएं, क्योंकि हर महिला गलत नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने हेमलता, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। पूनम जी ने एक संदेश भेजा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आयोग द्वारा आयोजित बुलेट राइड की भी राइड भी की थी हेमलता और मैंने दोनों साथ में। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। और आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जो हास्य कवि हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हेमलता। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम जो आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने आई, हम हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया और इतनी अच्छी आपने अपने जीवन के उन संघर्षों पर बात की, इतना मुस्कुराते हुए आपने अपने दुखों का इज़हार किया हमारे आगे और एक हौसले की जो उड़ान आप लेकर चली हैं, उस उड़ान को भगवान और संबल प्रदान करे ताकि आप और आगे जाएँ और तमाम उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बने जो महिलाएँ कहीं न कहीं मुश्किलों के दौर में फँस जाती हैं और पीछे अपने कदम कर लेती हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगी तमाम सुधी श्रोताओं की ओर से भी बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ देती हूँ और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। महादेव। हर हर महादेव। हम हेमलता जी से अभी बात कर रहे थे और अगली बार नए किरदार के साथ वैभवी फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।